अविस्मरणीय क्रांतिकारियों की कहानी, स्पॉन्सर्ड बाय संत मरियम स्कूल, पलामू, झारखंड। नमस्कार, क्लाउडवेव इंडिया से मैं हूं ज्योति खन्ना। संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए हमने लाखों करोड़ों की तादाद में जानें गंवाई हैं। आजादी का महोत्सव यानी हर मन उत्सव। ये उत्सव मनाने के लिए गुलामी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और उस समय अंग्रेजों की गुलामी करना और उनके द्वारा दी गई प्रताड़ना देशवासियों के लिए गले का फंदा बन चुकी थी। धीरे धीरे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी और प्रत्येक भारतवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। उन्हीं भारतवासियों में से एक क्रांतिकारी थे यदुवंश सहाय जी, जिनके बारे में आज हम जानेंगे क्लाउडवेव इंडिया के चैनल पर। हमारी टीम आज पहुंची है डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय जी के निवास स्थान पर। हमारी टीम से अविनाश तिवारी द्वारा प्रस्तुत ये कवरेज आइए देखते हैं। दर्शकों, ये झारखंड प्रदेश है। झारखंड प्रदेश का पलामू जिला। पलामू ज़िले में डाल्टनगंज एक शहर है और डाल्टनगंज शहर बहुत ही मायने में बहुत ही अहम है। हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था और हम भारतवासियों के लिए बहुत ही अहम दिवस है। हम सब मिलजुल करके अपने इस राष्ट्रीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने ढंग से इसको मनाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरव भी क्यों न महसूस हो, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस के खातिर, इस स्वतंत्रता के खातिर न जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई हैं, अपने आप को न्यौछावर किया है, अपना सब कुछ लुटा दिया है। तब जाकर के ये भारत देश हम सबको गौरवान्वित करने के लिए मिला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन जान लुटाने वालों की कितनी इज्जत कर सकते हैं, कितनी उन्हें प्रतिष्ठा दे सकते हैं, कितना उनका स्मरण कर सकते हैं। आइए इसी सिलसिले में हम यानी कि क्लाउडवेव इंडिया आपको डाल्टनगंज के उस जगह पर ला करके आपसे परिचित करवाना चाहते हैं, उस जगह का परिचित करवाना चाहता है जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी रहा करते थे। दुर्भाग्यवश उनका दर्शन आज संभव नहीं है, क्योंकि जिस लोक में वो गए हैं वहां भी कुछ नेक कार्य कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यदुवंश सहाय जी का। यदुवंश सहाय जी हमारे लिए इतना बड़ा देश के खातिर अपनी जान को न्यौछावर किया है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, अपना सब कुछ लुटाया है। ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे प्लॉट को दिखाया जाए, पूरे घर को दिखाया जाए। ये यदुवंश सहाय जी का घर है और इस घर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बचपना को गुजारा था। और मैं आगे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आगे आए और हमारे इस पुण्यात्मा के जहाँ पद चिन्ह रहे थे, जहाँ उनका बचपना गुजरा था, वहाँ का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास है। और एक छोटा सा एक विराट व्यक्तित्व का छोटा सा नमूना, छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखने का प्रयास है। ये पूरा घर और इस घर में उनका इस जगह पर जन्म हुआ था और बचपना बीता था। उन्होंने खेला कूदा और न जाने कौन सी भावना ऐसी रही कि प्रस्फुटित हुई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने देश को अपना सब कुछ दे दिया। अपने देश को सब कुछ देने के उपरांत बहुत सारी यातनाएं सही होंगी, उन्होंने बहुत सारे कष्टों को झेला होगा और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई होंगी जो असहनीय हुई होंगी। तभी जा करके हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है और इस आज़ाद भारत में हम इस जगह पर पूरी स्वच्छंदता के साथ यहाँ पर हम लोग विराजमान हैं। और सौभाग्यवश हम आज विराजमान हैं यदुवंश सहाय जी के यहाँ।
हम बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। यदुवंश सहाय जी की जीवनी के बारे में बातें करेंगे। यदुवंश सहाय जी की जो कार्यशैली थी उनके बारे में बात करेंगे। उनके जो क्रियाकलाप थे स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने किया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे इस दृश्य को दिखाएं कि ये कमरा है। ये कमरा है, उस जमाने में इस तरह का नहीं, विधि व्यवस्था इस तरह की नहीं थी और इस तरह की विधि व्यवस्था नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कि नीचे ही लोग सोया करते हैं और उस जमाने में नीचे सो करके आराम फरमाते थे। ये कुर्सी टेबल नहीं हुआ करते थे। मैं आपको अंदर आने पर कुछ दृश्यों को दिखाना चाहूंगा। दर्शकों, ये पलंग नहीं हुआ करता था। कहते हैं यहाँ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का शुभागमन हुआ था किसी सिलसिले में। उन्हें दमे की बीमारी थी और यदुवंश सहाय जी के पोते ने हमें बताया, ये बहुत ही रोचक कहानी है। कुछ रोचक तथ्य ऐसे होते हैं उनके पुत्र जो ने बताया और उनके पोते ने भी उनसे जाना तो सबने शेयर किया मेरे साथ कि ऐसी रोचक कहानी कि उनके दमे की बीमारी थी यहाँ पर। अब देखिए कितना आप कितना समझ सकते हैं कि कितनी रोमांचकता है और कितनी मार्मिकता है उस कहानी में। उस बातचीत का अंश मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ शॉर्ट में आपके समक्ष। दर्शकों, ये पलंग नहीं हुआ करता था, ये जमीन हुआ करती थी। तो दमे की बीमारी थी तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहीं पर लेट गए अपनी तकलीफों के कारण। तो एक बड़ बुजुर्ग होते हैं घर में, तो वो उनका पैर दबाने लगे सम्मानवश। तो बोले कि क्या करते हैं आप? तो उनके सामने कोई जवाब नहीं था। और उस बुजुर्ग का क्या, वो तो गांव के आदमी और नादान, हृदय बहुत साफ। तो डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं निकला कि मैं क्या करता हूं। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें दर्शकों को बताने का हमारा प्रयास होगा। हम आगे भी चर्चा करेंगे और सीधा हम यदुवंश सहाय जी के सुपुत्र, उनके पोते से मिलवाना चाहेंगे और भी घर में जो परिवार होंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और विधिवत उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। वैसे उस विराट व्यक्तित्व को छोटे समय में नहीं जाना जा सकता, लेकिन हमारा प्रयास हो कि कुछ अंश ही सही हम जानें और उससे प्रेरणा लें। और जिस देश की स्वतंत्रता के लिए सबने अपने आप को लुटाया है, सबने अपने आप को न्यौछावर किया है, कम से कम उस स्वतंत्रता के लिए हम गंभीर बने और उसकी हिफाजत करें, उसकी सुरक्षा करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर उठाएं। और ये तभी संभव है जब हम सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, ये जगह है जहां पर जयप्रकाश नारायण जी अपनी बैठकी लगाया करते थे और ये दोस्ताना माहौल होता था। यहाँ पर बैठक करते हुए आनंदित होते थे, कुछ बातें हुआ करती थी और उस जमाने में देश की चिंताएं थी। देश परतंत्रता का दंश झेल रहा था। उस परतंत्रता से देश को छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। उस प्रयास में चाहे जान भी क्यों न गंवानी पड़े, उसके लिए कोई गुरेज नहीं था किसी के मन में, कोई संशय नहीं था किसी के मन में, कोई संदेह नहीं था किसी के मन में। तो ऐसे सारे संदर्भों से जुड़ी कई सारे तथ्यों से जुड़ी कहानियां आपके समक्ष होंगी और हमारा पूरा प्रयास है कि आपके समक्ष हम उन सारी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें जिससे एक बेहतर और सशक्त परिचय आपके बीच में जाए, ताकि उन नामों को
उन दृश्यों को, उन दृष्टांतों को जानना, समझना और उसका विधिवत प्रचार करना ताकि और भी लोग जाने, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस देश की हम बात करते हैं उस देश में बहुत खूबी है, बहुत खूबसूरती है और देश की हर प्रकार से रक्षा हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आगे दिखाएंगे बहुत सारी बातें, बने रहिए हमारे साथ दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी, क्लाउड वेव इंडिया से। क्लाउड वेव इंडिया में आपका स्वागत है। आज जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ जब आया और जिनसे बात करनी है मुझे, उनसे एक छोटी सी बस जो आम व्यवहार होता है वो आम व्यवहार को करते हुए नतमस्तक हुआ और दोनों ओर से आंसू छलक पड़े। भावुक हो गए हम। ये भावुकता हो भी क्यों ना, ये देश की बात है। भारत देश की बात जब हम करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है और देश प्रेम में हम भावुक भी होते हैं। दर्शकों, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए अहम कालखंड है। यह ऐसा कालखंड है जहाँ पर संकल्प लेने की बात है सिद्धि के लिए। संकल्प किस बात की? जब देश आज़ाद हुआ था, उन प्रयासों के फलस्वरूप तो आज़ाद देश की सुरक्षा हमारे जिम्मे है। अगर इसमें हम फेल्योर होते हैं ना, तो ये उनके प्रति जो इस देश के लिए सब कुछ लुटाए हैं, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हमें सचेत होना होगा। मैं विषयांतर न होते हुए विषय पर आता हूं और आपका परिचय उस वातावरण से करवाता हूं जिस वातावरण में एक सपूत जन्म लिया था, जिनका नाम था यदुवंश सहाय। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यदुवंश सहाय, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान तक गंवाई, अपने संघर्ष को दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया। बाल बच्चा परिवार तक कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पिएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इसके बारे में चिंता नहीं की, देश की चिंता की। और देश की चिंता करने वाला हर वो व्यक्ति इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। आज दुर्भाग्यवश उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। एक उम्र की सीमा होती है और उस सीमा को हर किसी को पार करना पड़ता है। हम लेकिन उत्सुक अवश्य हैं कि उनके बारे में जानें, ताकि हमारा जीवन भी प्रेरणा उनसे ले सके और हमारी जीवन की सार्थकता भी परिभाषित हो सके। अब जब उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है तो उनका अक्स हम उनके पुत्र में, उनके पोते में अवश्य देख सकते हैं। हम जानेंगे उस महान विभूति, उस महान धर्मात्मा के बारे में। बहुत कुछ तो सामने नहीं आ सकता दर्शकों, लेकिन अंश मात्र भी अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमें प्रेरणा मिलेगी। हम बात कर रहे हैं आज उनके पुत्र से और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया पर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ आए इस घर में, और बहुत सारी जो चीज़ हटती जाती थी, धुंधला होती जा रही थी, उसमें आप लोगों ने रोशनी दिया यहाँ। ये बड़ी खुशी की बात है। आज लग रहा है कि इतने दिन का छूटा हुआ चीज़ फिर से उसमें रोशनी आ गई है और लोग फ़ायदा इसे उठावें। समाज देश इसी के लिए है। अगर समाज में ठीक नहीं होता है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, देश में कुछ होता है तो ये अमृत महोत्सव बहुत अच्छी चीज़ निकाला।
इतना दिन से किसी ने नहीं निकाला था। संविधान के लिए भी गए हुए थे हम डीसी के यहाँ, उसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें पहले कभी नहीं मनाया गया इतना संविधान दिवस, अब से मनाया है। सरकार अगर ये चीज़ कर रही है तो पुरानी पुरानी चीज़ों को सामने ला रही है और आदमी लोगों को, यहाँ की जनता को सब बतला रही है। ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है हमको। तो यदुवंश सहाय जी के आप पुत्र हुए? हम पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र, सबसे बड़े उनके पुत्र जो थे वो क्या किए कि वो भी 42 में जेल चले गए। क्या नाम था उनका और आपका सबका? कृष्णनंदन प्रसाद। अच्छा। कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा। और उनकी वाइफ जो हैं तो अभी भी हैं, और उनकी वाइफ प्रिंसिपल हुई महिला कॉलेज की। तो कृष्णनंदन प्रसाद भी 42 के जो जुनून था उसी में पोस्ट ऑफिस लूटने के क्रम में चले गए और जेल चले गए। इसके बाद यहाँ से डाल्टनगंज जेल में रहे, यहाँ से हजारीबाग भेज दिया गया, हजारीबाग से गया जेल में। आपके बड़े भाई? सबसे बड़े भाई। छोड़ने के लिए पापा हुआ दादी जी मामा क्या बोली थी? छूट के घर आ गया तो घर में घुसने नहीं दिया। हाँ, उस समय जो थाना में पकड़ा है ना, पकड़ा के ले गए। तो ये कब की घटना है? 42 की। 42। तो क्या हुआ कि एसपी हंटर लेकर के, या पुलिस का जो कोई भी हो, कहता था कि आज़ादी चाहिए, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांग दोगे तो छोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि अय्या को, हम लोग माँ को अय्या बोलते हैं, अय्या बोलते थे, और उनको बाबूजी बोलते थे। तो अय्या कहीं कि माफ़ी मांग करके तो छूट जाओगे, लेकिन घर में नहीं घुस सकते। तो अच्छा लगा। मेरा सबसे अहम प्रश्न आपसे है, मैं जैसे ही अंदर आया आप भावुक हो गए, अभी भी आपके आंख डबडबाए हुए हैं। क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसके पीछे की कहानी, और कौन सी ये खुशी है या दर्द है, क्या कुछ है इसके पीछे? इसके पीछे यही है कि देश के लिए जो कुछ भी हो, आगे बढ़ने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए ये इस घर से कुर्बानी हुई है, दिया गया है। जो कुछ भी हो, थोड़ा ही, उससे हमको भीतर से बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। नहीं तो ऐसे एक ठो वकील थे, वकालत करते, अपना सब बाल बच्चा अपना रहता, लेकिन आज भी गरीब, उस गरीबी को सोच करके भी हम अमीर हो जाते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 5 भाई हैं और 2 बहन हैं। सब इसी अवस्था, आपके अवस्था के लगभग? ना, हम आप सबसे बड़े हैं के? ना, सबसे बड़े कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा जो जेल गए हुए थे। सेकंड में श्यामनंदन सहाय जी, वो टेल्को में डिप्टी जनरल मैनेजर थे, टेल्को में। इसके बाद हम हुए, तो हम इसके बाद फिर चले गए थे आगरा, दयालबाग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वहीं से कर करके फिर लौटे। तो फिर टेल्को और जपला सीमेंट फैक्ट्री में भी काम किया, मैंने नौकरी ही की, सच कुछ ही किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको फक्र होगा, आपको गर्व होगा कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, तो उस गर्व के पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे। आप अपने पिता को कितना जान पाए, कितनी उम्र रही होगी? जिस उम्र में आप अपने पिता को जाना, क्या वो पर्याप्त था अथवा कुछ और जानने की ललक रह गई जो आप नहीं जान पाए? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। पर्याप्त नहीं था जी, इसलिए कि उस समय बाबूजी का एक ही था कि पहले पढ़ाई करो, इसके बाद जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा तो अपनी मर्जी से जो भी करना हो, जिस लाइन में भी जाना हो उस लाइन में जाना, लेकिन पढ़ाई के टाइम में राजनीति नहीं। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग राजनीति में उस समय नहीं थे। कोई भी भाई नहीं था, भाई बहन कोई भी नहीं था। घर ही पर रहते थे, घर ही पर पढ़ते थे, और एमएलए थे तो उनको 200 रुपया मिलता था, और शायद 10 रुपया पर सीटिंग था। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुए तो उसमें पर मंथ कुछ नहीं मिलता था। उस समय केवल 90 रुपया हर सीटिंग पर मिलता था। ये अपने पिताजी के बारे में आप बता रहे हैं? बारे में बोल रहे हैं।
तो मिलता था, तो उसी में खाना खर्ची अपना चल जाता था, सीधा साधा खाते थे। यही ढेंकी वगैरह था, उसमें अपना धान वगैरह कुटाई करके अपने चावल खाते थे, और खाते थे तो बड़ी आनंद से खाते थे, बड़ी मिठास। बेसिकली आप लोग डाल्टनगंज के ही रहने वाले हैं कि डाल्टनगंज के सुदूर इलाकों से? ना, सुदूरी इलाके से। औरंगाबाद जिला में एक गांव है सड्डीहा, अच्छा, वहीं के रहने वाले हम लोग थे। ये औरंगाबाद जिला मतलब बिहार उस समय, अभी के बिहार? ना, औरंगाबाद गया जिला में, बिहार में? बिहार में ही पड़ हाँ, जाए। बिहार में। औरंगाबाद जिला अभी का बिहार अब बन गया। हाँ, हाँ। अभी उस समय अविभाजित बिहार। अभी विभाजित था। तो वहीं से इन लोग अपना पढ़ करके इन लोग 3 भाई निकले वहाँ से, जी। जो इसमें 2 भाई राजनीति में एकदम पूरा समय बिता। आपके पिताजी कितने भाई थे? 3 भाई। 3 भाई, तीनों भाई स्वतंत्रता 4 के? भाई थे, लेकिन एक का डेथ हो गया था, मतलब बचपन में? ना, बड़ा ही होने पर। अच्छा। वो गए हुए थे कहीं इंटरव्यू में हो गया तांगा कैसे, तो भड़क गया और उसी में उनका डेथ हो गया। अच्छा अच्छा। तो हाँ। हमारे दादाजी जो थे तो प्योर खेती है। अच्छा। केवल खेती। अच्छा। और उसी में उनका आनंद आता था। और खेती करते हुए पढ़ाई भी किया करते थे? हमारे फादर पढ़ाई करते थे औरंगाबाद में, और हमारे चाचा जी जो थे वो भी MLA भी बाद में हुए, और सोशलिस्ट पार्टी से भी थे। तो वो पूरा राजनीति, वो भी जेल गए, 42 में भी जेल गए। वो थोड़ा सा गांधीयाई नहीं थे, वो थे थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी। अच्छा। आपके पिताजी जो थे वो 4 भाई हुआ करते थे? 4 भाई हुए थे। हाँ। लेकिन 3 ही भाई का ज्यादा नाम। ये सबसे छोटे थे? ये सबसे बड़े थे, हमारे पिताजी सबसे बड़े थे। आपके पिताजी सबसे बड़े हाँ, थे। हाँ। तो सबसे बड़ा लड़का होने का ये अर्थ होता है कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आने वाली है। जी जी। माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, हाँ। अगर विवाह हो गया है तो एक पत्नी आ गई है, एक अलग से जिम्मेदारी हो गई है। जी जी। विवाहोपरांत संतानोत्पत्ति, हाँ। अब उसकी एक अलग लेबिलिटी बन जाती है। ये सब कुछ क्या होते हुए करते हुए आपने देखा, समझा, सोचा? ना, क्या जाना? एक चीज बतलाएं, आप जो चीज भी पूछ रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं। हाँ। इसलिए कि ये एक बार जब राजेंद्र बाबू वहाँ ठहरे थे रूम में, जी, बदला में जी, तो किसान तो बहुत आए हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि राजेंद्र बाबू को दमा की बीमारी थी। राजेंद्र बाबू माने प्रेसिडेंट नहीं थे, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय, प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय, प्रेसिडेंट नहीं थे। तो उनको दमा की बीमारी बहुत ज़बरदस्त हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमारे यहाँ एक तो नौकर रहता था बिनाई राम। अच्छा। समझ गए ना? तो बिनाई राम उनको गरम तेल और लहसुन उसमें डाल करके और मालिश खूब करता है। मालिश बहुत अच्छा करता था, हमारे बाबूजी का भी करता था। तो मालिश करने के समय में आदमी बड़ा फ्री हो जाता है, समझ गए ना? तो वो मालिश करते करते पूछा, बाल बच्चा? कहें कि हाँ, सब हतन। तो रौजा कब्ची करीला उ सबके पढ़ाई लिखाई के बारे में और खाना खर्ची के बारे में। तो इस सवाल का जवाब राजेंद्र बाबू नहीं दे सके, चुप हो गए। तो बिनाई राम बोला कि समझ गए जैसे हमारे बाबू हतन। इस प्रश्न की मार्मिकता जो है, सार गर्भित, अंतर गर्भित, हृदय गर्भित, उस गहराई को नापा नहीं जा सकता है। इसीलिए आप जो पूछे सर, हाँ। कि बाल बच्चा के लिए और फलाना ढलाना के लिए, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब, जब आदमी कुर्बानी देने के लिए हो जाता है तो फिर बाल बच्चा परिवार नहीं देखता है, खाली देश देखता है, परे हो जाता है। हाँ, परे हो जाता है वो। और फिर हम लोगों को भी शक्ति इसमें मिलती है। जब आदमी जब कुर्बानी देख रहे हैं तो जो चीज़ भी हो, लूट जाए चाहे बर्बाद हो जाए, कोई हर्जा का बात। अपने पिताजी को आप कितनी अवस्था के थे कि आपके पिताजी को आपने देखा? आप कितनी अवस्था के थे कि उनकी मृत्यु हुई, या फिर? मृत्यु के समय उनका 50 में मृत्यु हुआ, हम 50 में रांची में थे, जी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। जी।
वहाँ नाम लिखाया था जी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो उसी समय मालूम हुआ हमको रांची में, वहाँ का सिविल सर्जन बोले कि चलना है डाल्टनगंज, सो आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम सोचे कि हल्का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो सब यहाँ यहीं के हॉस्पिटल में थे, पूरा परिवार ही वहीं पर था ही। तो यहाँ जो था सो हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम नहीं था, और इनके सर में चोट लगी थी। और सर ये एक्सीडेंट किस दरमियान हुआ था, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? जीप बड़ी तेजी से जा रही थी, एक कोई जानवर पार कर रहा था, उसी में ब्रेक लगा, सो जीप ऐसे उलट गया। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम नहीं था उस समय, 50 के टाइम में। तो क्या हुआ कि पटना से डॉक्टर आए, यहाँ के डॉक्टर से नहीं होता था, यहाँ बहुत कम डॉक्टर भी थे। तो पटना में 2 डॉक्टर थे बड़ी नामी, एक डॉक्टर विजय जो बहुत बड़े सर्जन थे, और एक थे डॉक्टर नवाब जो थे फिजिशियन। लेकिन उस समय पटना में भी डॉक्टर की वैसी नहीं थी, कमी थी। तो क्या हुआ कि एक डॉक्टर आते थे और उसी प्लेन से एक डॉक्टर वापस चले जाते थे। बिहार गवर्नमेंट की प्लेन आती थी, तो वहीं दोनों को छोड़ना मना था। हाँ, दोनों को एक साथ छोड़ना मना था। एक डॉक्टर पटना में रहेगा तब एक डॉक्टर फ्री हो सकता है। तो वही उन लोग देखें, तो 1 हफ्ता तक दवा हुआ लेकिन होश नहीं आया था। अच्छा। हमारे पिताजी को होश नहीं आया था, 1 हफ्ते तक वो बेहोश की हालत। बेहोशी की हालत में, ताकि दवा वगैरह होता था लेकिन होश नहीं आया उनको। तो बीच में हुआ कि बाहर ले जाने के लिए कोई प्लेन वगैरह तो उस समय उतना डेवलप नहीं किया था इंडिया था। तो डॉक्टर विजय कहें कि नहीं होगा तो हम यहीं ऑपरेशन करेंगे, ब्लड है सो क्लॉट कर गया था। तो उसी समय करना था, लेकिन उसी रात को उनका डेथ हो गया। तो फिर सब चारों तरफ से मालूम होने लगा। खैर वो तो गए थे रामगढ़ में। हाँ, आइए ना, ये आइए। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आप शामिल होइए, बातचीत में शामिल होइए। गांधी जी के प्रोग्राम में गए थे, तो पापा आप कहे ना कि आप कितना जानते थे अपने पिताजी को, तो दादाजी के साथ एक बार पापा गए थे गांधी जी के प्रोग्राम में, रामगढ़ गए थे। लेकिन पापा ये सब इतना छोटा था कि क्या चीज के लिए आए हुए हैं ये सब, वैसा कोई इतना बेहतर पापा बता पाएंगे कि फिर बारिश हो रही थी, क्या हुआ था पापा? कितने छोटे हम थे। हाँ। पानी अंधड़ बहुत आया रामगढ़ जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जो हम लोग कपड़ा बदलते थे तो तौलिया लपेट करके नहीं बदलते थे, पैंट खोल दिए, दूसरा पैंट पहन लिए। कितनी पढ़ाई की थी उन्होंने, कितनी पढ़ाई की थी को आपके? हाँ हाँ, आपके पिताजी ने हुए यदुवंश साहब? BA। वो तो उस जो पढ़ाई उन्होंने की थी उस संदर्भ में जो काम होता है वो किया करते थे अथवा नहीं? वकालत में उनको मन नहीं लगता था मन में, मतलब पूरा मन देश को लगता था। देश ही में जो कुछ भी होता था सब देश को और किसान के लिए आते थे बराबर। अब जब देश की बात निकल रही है, जब कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है, देश में रम रहा है मन, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप 18 वर्ष की आयु में जितना अपने पिता को जान पाए और एक खास तौर पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आप जितना जान पाए पिताजी को, उन संदर्भों का हमारे दर्शकों के सामने जिक्र करें ताकि हम आज की पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सकें। उस समय केवल त्याग के अलावा और कुछ नहीं था जी। और त्याग भी किस चीज़ के लिए? कोई चीज़ पाने के लिए नहीं, अपना चीज़ देने के लिए, देश के लिए देने के लिए, और आगे के समाज और आगे की पीढ़ी उससे फ़ायदा उठावे। और ये आगे की पीढ़ी फ़ायदा उठावे, किस तरह का फ़ायदा उठावे? जिन्होंने जान दे दी, सब कुछ लुटा दी, अपने सारे कुछ को न्यौछावर कर दिया, देश दे दिया हम लोगों को, तो
क्या हम करें, कैसे करें, उसको कैसे रखें, ये जिम्मेदारी बनती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता इस चीज़ को, क्योंकि उन लम्हों को आपने जिया है, उन लम्हों को आपने महसूस किया है, और आज के संदर्भ को भी आप भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज आप सौभाग्यवश जीवित हैं हमारे समक्ष। जरूर। क्या हुआ कि उस समय हम लोगों को ये चीज़ कभी नहीं था कि जूता है कि नहीं, पैंट कितना है, कमीज कितना है, ये सब चीज़ का कभी ध्यान नहीं रखता था। और समाज में भी वैसा नहीं था कि हाँ कोई बहुत छोटापन से ही, आजकल तो फुल पैंट पहनने लगते थे, उस समय फुल पैंट वगैरह नहीं चलता था। स्कूल में जाते थे, कॉलेज में भी गए तो मेस में खाते थे और थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया यार दोस्त के साथ में, तो वही नाश्ता केवल हो जाता था। लेकिन ये चीज़ तकलीफ देह नहीं लगती थी, इसमें कोई तकलीफ हम लोग को नहीं लगता था, इसमें आनंद ही आता था और खूब खुशी थी। अब हमारी माँ जो थी ना, वो बहुत उनको हेल्प की, उनके गैर हाजिर में भी कभी आपकी माँ पूर्ण रूपेण गृहिणी थी? पूर्ण रूपेण गृहिणी थी, और गृहिणी थी और ज़्यादा शहरी भी नहीं थी। देहात और शहर का मिक्स कल्चर उनके पास था, और पढ़ाई का जो भी होने सकता था, पढ़ाने पर वो ज़्यादा ध्यान देती थी। अच्छा, आपकी माँ भी पढ़ी लिखी थी? नहीं। अच्छा, नहीं, मेरी माँ हिंदी नहीं जानती थी। हिंदी मैंने जानती थी, लिखना नहीं जानती थी। हस्ताक्षर वगैरह कर लेती होंगी? हाँ, वो कैथी जानती थी। अच्छा, वो कैथी जानती थी। कैथी पढ़ना तो आज भी बहुत मुश्किल है, कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन उस समय कैथी चलता था, पंडित जी वगैरह पढ़ाई में होंगे, तो वो कैथी जानती थी। और हमारे बाबूजी कैथी नहीं जानते थे जी। तो जेल से जो चिट्ठी आती थी ना, तो वो कभी माँ को नहीं लिखे और माँ कभी चिट्ठी बाबूजी को नहीं लिखी, क्योंकि वो कैथी नहीं जानते थे, ये हिंदी नहीं जानते। बहुत रोचक कहानी है ये। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज। हम लोग चिढ़ाते भी थे, तो ना पहले तो लड़कन के नाम से ऊपर में आता था, और हजारीबाग जेल से सब सेंसर्ड रहता था, कहीं पर अजीब आप तो चिट्ठी लिखते हैं, इनकी क्या करेंगे, परिवार अजीब है। तो अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग कभी तकलीफ नहीं महसूस की। मार भात भी खा लेते थे, फिर हाँ, भात में रात को पानी डाल करके और नमक मिर्चा ये सब मिला करके भी खाते थे, लेकिन कभी तकलीफ नहीं महसूस की। तकलीफ अब होती है कि चेंजेस फॉर बेटर होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। बेटर होना चाहिए था, इतना त्याग किया गया, सब बहुत से लोग त्याग किए जिनका आज नाम भी नहीं है, बहुत से किसान मारे गए, बहुत से किसान का परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए था वो तो अभी हमारे अब ये सब चीज़ थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा तरक्की किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी अभी त्रुटि रह हुई है। तो देखें आगे चल करके जो रास्ता बन रहा है, अच्छा ही रास्ता बन रहा है आगे पढ़ने का, फलाना ढलाना। तो इतना बड़ा देश में एक बैग तो हो नहीं जाएगा, लेकिन अभी की सरकार भी प्रयास कर रही है, ये बात तो जरूर कहेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि जयप्रकाश नारायण की बात हुई, इस घर में उनका भी पदार्पण हुआ है, उनके साथ जुड़ी हुई कहानियों को साझा करें। तो जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला फैक्ट्री थी जी, वहीं के यूनियन में मीटिंग इलेक्शन वगैरह का कर करके आ रहे थे, वो थे प्रभावती जी थे, और वहाँ के मजदूर के जनरल सेक्रेटरी थे महावीर सिंह। तो इन लोग आ रहे थे, छतरपुर से आगे बढ़े तो एक मोड़ था, महावीर सिंह गाड़ी चला रहे थे, वहाँ एक पत्थर से जाकर के गाड़ी टकरा गई, जीप, और उसमें जयप्रकाश बाबू का दाहिना कलाई है तो ये टूट गया, और प्रभावती जी के माथा में टाँका लगा हुआ था बहुत जगह पे। तो यहाँ पहले एक तो थे डॉक्टर जे दुबे, तो वही टाँका वगैरह लगाए थे। और जयप्रकाश नारायण का जो ये हड्डी टूट गया था, तो यहाँ हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं था,
तो उसी दिन फिर शाम को फिर पटना चले गए और खूब अच्छा तरीका से उनका हड्डी हाथ ठीक से हो गया। और भी बातें जानेंगे दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी तथ्यों से जुड़ी हुई कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। और ब्रेक के बाद मिलते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रिजनंदन सहाय जो सुपुत्र हैं स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय जी के, उनसे हमारी मुलाकात जारी है, उनसे वार्तालाप हो रही है। आगे की कहानी हम जानते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, उनके विषय के बारे में क्या कुछ रहा उसके बारे में आगे की चर्चा हम बढ़ाते हुए ये पूछना चाहेंगे कि जो जयप्रकाश नारायण जी के साथ जो रुचिकर जो कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये प्रकाश जी जब यहाँ आए, हाँ, यहाँ ठहराए गए, तो सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से वर्कर कहते थे कि वहाँ क्यों ठहराया गया, ये तो कांग्रेसी का घर है। तो जयप्रकाश बाबू की ठीक है कि कांग्रेसी का घर है, लेकिन ये हमारे भाई का घर है। मतलब कांग्रेस से बिलोंग करते थे आपके पिताजी? एकदम। और उठे सोशलिस्ट पार्टी में। अच्छा। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के थे। जी। तो कहें कि नहीं, हम अपने भाई के यहाँ ठहरे। जी। तब सारे लोग चुप हो गए। जी। और 42 में जो जेल से भागने का था, तो बहुत से लोग को मालूम नहीं था, सब लोगों को नहीं मालूम था कि जेल से भागना है। कुछ ही सेलेक्टेड आदमी थे जिनको था कि जेल से भागेंगे। कौन से जेल में उस समय? हजारीबाग जेल से थे। तो हमारे चाचा भी थे उसमें। ये सारी जो जेल यात्रा हो रही थी, वो जेल यात्राएं इसी संदर्भ में हो रही थी कि भाई स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बस एक ही लक्ष्य, दूसरा कुछ नहीं, अपने लिए नहीं था। वो केवल अंग्रेज को भगाना है, स्वतंत्र होना। अच्छा। समझ गए ना? यही एक ही लक्ष्य है, ये था। और उसमें जिए चाहे मर जाइए, चाहे जो कुछ भी कीजिए, आखिरी दम तक लड़ना है। तो ये स्वतंत्रता की बात अगर चल रही है तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कैसे नहीं स्मरण करें? जरूर। तो उनके साथ उनका क्या संदर्भ रहा, क्या संबंध रहा, कैसे मिलना जुलना हुआ, क्या कुछ एक्टिविटीज रही उनके साथ, इस बारे में जरा प्रकाश डालें। वो 46 में नोआखाली राइट हुआ, तो बिहार से मेरे पिताजी ही चुन करके गए हुए थे कि वहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से दो आदमी साथ में गए थे, एक तो प्रमुथनाथ मुखर्जी जी और एक बाबूजी जी। तो उस समय काठ का एक तो बक्सा था, उसमें दवा हुआ ये सब चीज़, मैंने दूसरा था। तो वहाँ गए तो प्रमुथनाथ मुखर्जी को तो वहाँ से वापस कर दिया गया, और वो जो बक्सा था दवा हुआ खाने उसे सब हटा दिया। गांधी जी के साथ रहते थे, और गांधी जी एक झोपड़ी में रहते थे। अच्छा। और वहीं सवेरे इन लोग झंडा गाड़ते थे। कहाँ की बात है ये नोआखाली की बात है। अच्छा। नोआखाली में एग्जैक्ट जगह हम तो नहीं बतला पाएंगे। जी। लेकिन डायरी में है कुछ, डायरी में कुछ है, मतलब लेखनी रूप में भी याददाश्तें कैद हैं कुछ किताब कॉपी में। जरूर कुछ है। असल क्या हो गया ना कि एक बैग जो डेथ हो गया ना, तो हम लोग बिल्कुल अंधकार में चले गए, एकदम अंधकार में चले गए। बड़ी तकलीफ उस समय हुई है। अच्छा, क्या कुछ आप उनके बारे में बता सकते हैं? खाने पीने का शौक, कुछ क्या करने का, कौन सा खेल पसंद करते थे खेलना, खाने पीने? फुटबॉल के ज्यादा शौकीन थे। अच्छा। और यहाँ जिला स्कूल में मैच होता था, तो जरूर जाते थे उसमें, और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते थे। और खेलने में उनका था ब्रिज खेलते थे, ताश। अच्छा। ताश के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ,
तो ताश खेलते थे, ब्रिज, यही दो ठो खेल उनका था मेन। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि जेल में वॉलीबॉल वगैरह भी, हमारे चाचा वगैरह भी वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, लेकिन इधर बाहर में नहीं खेलते थे, ब्रिज ज्यादा खेलते थे। अच्छा, खाने पीने के कुछ अगर बताइए, क्या खाते थे खाने पीते में थे? केवल भात दाल तरकारी, हाँ। और उस समय पलामू का घी बड़ी नामी था, अच्छा, तो इसलिए घी सस्ता भी था, तो इसलिए घी थोड़ा सा पड़ जाता था, नहीं पड़ा तब पर भी कोई बात नहीं, खाने के लिए वैसा कुछ नहीं था, मतलब स्पेशली कुछ ना ऐसा ना नहीं? ना ना ना। उनका पहनावा ओढ़ावा कैसा होता था, मतलब किस तरह पहनावा का? में केवल एकदम धोती, हाँ। खादी का धोती रहता था, खादी का कुर्ता रहता था, खादी का गंजी रहता था, और टोपी, और जूता रहता था, वही वही ऐसा ही वाला जो होता है ना, हाँ पूरा बांधने उड़ने वाला नहीं, हाँ हाँ। तो वही जूता, बस और कुछ नहीं था उनके पास। अच्छा, उनका व्यवहार के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का व्यवहार? मैं एकदम तुरंत किसी उधम पर गुस्सा हो जाना या फिर प्यार से उसको निपटा लेना, कैसे करते थे घर में? गुस्सा हो जाते थे, अच्छा। गुस्सा हो जाते थे किसी किसी चीज पर, लेकिन फिर बाद में अपना ठीक हो जाते थे। और उसमें अभी अभी सब नोट हो रहा है ना, नोट के अलावा हम बोलेंगे तब, अभी नोट मत कीजिए। सब कुछ बोलिए, ना ना, सब कुछ बोलिए, सब कुछ बोलिए, सब कुछ जानना चाहेंगे। हाँ। हम सब कुछ जानना चाहेंगे। तो क्या हुआ था कि हमारे एक नाना यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे जी उनका नाम था राय हरदत्त प्रसाद जी। तो उसी समय, अरे हम लोग तो डिप्टी कमिश्नर के बंगला, बड़ा अजीब बंगला था, तो वो बंगला में वो रहते थे, लेकिन बाबूजी थे सो किसान के काम के लिए जाते थे, तो इनको दिक्कत हो जाती थी उनसे बातचीत करने में या काम करने में, या वो थोड़ा दूसरे नेचर के होंगे। राय हरदत्त प्रसाद उनके भाई हुए, रांची में थे DIG राजेश्वरी प्रसाद, और उनके एक तो सबसे बड़े भाई जो थे तो राय पारसनाथ सिन्हा थे, पटना में वकील थे। तो 46 में इनको कह दिया गया कि इनके साथ दिक्कत हमको हो रही है किसान का काम करने में, और ये उस तरीके से इनको वो मंत्री है तो तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करके दूसरा को लाया। और इनको एक तो DC था आइब साहब, वो इतना बदमाश था, बदमाश मत कहिए, डिप्टी कमिश्नर था, वो घोड़ा ही पर चलता ही था, पॉपुलेशन बहुत कम था, गाड़ी घोड़ा था ही नहीं, अगर मोहल्ला में भी किसी के पास साइकिल था तो मालूम था कि किसके यहाँ साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं था। तो उनके साथ इनकी नहीं पटरी खाई। तो उस समय ही जेल से छूट करके आए हुए थे, और पटना से 2 पेपर निकलता था, एक सर्चलाइट और एक तो प्रभात खबर। इंडियन नेशन और आर्यावर्त बाद में निकला। उस समय तो सर्चलाइट के एडिटर थे तो बाबूजी के बड़ी भारी दोस्त थे, मुरली बाबू थे, बहुत भारी दोस्त थे। तो ये DC के खिलाफ, DC के कारनामा सब लिखते रहते थे, और कहें कि जद्दू बाबू आप लिखिए और हम उसी लाइन टू लाइन हम छाप देंगे यहाँ। तो वो DC का फिर बदली हो गया। उस समय क्या हुआ था कि अबुल कलाम आज़ाद वहाँ थे शिमला में, गवर्नर के साथ बातचीत चल रही थी, पॉलिटिकल बातचीत चलती ही है, तो रिप्रेजेंट कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो उसी समय ये अंग्रेज है, वो कहेंगे यार एक तरफ तो अंग्रेज वहाँ बातचीत करने के लिए तैयार है और ये यहाँ पर जुल्म कर रहा है, तो इसकी बदली हो गई फिर। और कुछ बाकी हम लोग क्या जानेंगे, और बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। उस समय शहर भी बहुत, जितना आप जान पाए उतना ही में, मतलब घर में भी गुस्सा करते थे तो बच्चों को ये कर लेते थे, घर में जैसे अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर होता था। पढ़ाई पर ज़्यादा, चूँकि जेल से छूट करके आए थे तो उनके साथ ये चीज़। कितने दिनों की ये जेल यात्रा थी? 42 से होकर के फिर 44 में छूटे थे। अच्छा।
तो जेल वाला में क्या 42 से 44 तक। हाँ, तो जेल से छूट करके यहाँ आए और उनके साथ था कि आप बिना थाना को खबर किए हुए या परमिशन के आप शहर नहीं छोड़ सकते। अच्छा इच एक पाबंदी लगी हुई। अच्छा अच्छा। तो उस पाबंदी को मानना नहीं, मतलब एक तो फॉर्मेलिटी था कि कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो थाना को एक तो खबर कर दीजिए कि हम बाहर जा रहे हैं, तो परमिशन मिल ही जाता है। अच्छा अच्छा। और घर में गुस्सा गुस्सी तो पहले के लोग बड़ी गुस्सा करते थे, जानते हैं कि हर उस समय का लड़का पिटाया है। अच्छा, ये खाना पीना बनाने का भी शौक था क्या? ना मतलब बनाते नहीं थे? एकदम। अपना काम वो खुद करते थे, करवाते थे घर वालों से? कैसे करते थे? अपना काम में मतलब जैसे नहाए धोए तो अपना कपड़ा साफ कर लेना, अपना बर्तन मांज लेना? वो नौकर था, वही करता था, अपने नहीं करते थे। अपने नहीं करते थे। बिना ही राम थे तो वही सब चीज करते थे। उनका तेल वगैरह उनको लगाते थे, उनके पीठ में दर्द हो जाता था ठंडा। यदुवंश सहाय जी के पोते से भी बहुत सारी बातें करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम सुधीर सहाय हुआ, मेरे छोटे बेटे हुए इनके। अच्छा, इनके आप कितने भाई बहन? लोग 2 भाई 1 बहन हुए। बड़ा भाई वो जो साथ में बाहर में थे, अच्छा। अभी भी बैठे हुए अच्छा। हैं वो, और 1 बहन है जो कि अभी दिल्ली में है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो पहले तो रांची में थे बच्चों की पढ़ाई की वजह से, लेकिन बच्चे जब बाहर चले गए तो पापा भी इस वक्त यहाँ अकेले थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम अभी यही है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, आपने अपने दादाजी को देखा है क्या? नहीं, साक्षात्कार उनका नहीं हुआ है। एक दादाजी के है लिहाज से उनको कितना जान पाए हैं आप? देखिए दादाजी को हम लोग बहुत पहले नहीं जानते थे, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मन में तो था, लेकिन इधर पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ, दादाजी को इतना जानते थे कि ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, एमएलए थे, बस ऐसे ही। हाँ, उसके बाद फिर अचानक फिर प्रभात से हमारी बातचीत हुई, तो वो हमको फिर बताया सारा चीज़ कि ऐसे ऐसे आपके घर में होता था। वो अपना कहीं कहीं से मटेरियल निकाल करके बहुत मेहनत की। तो ये सारा कुछ जानने के बाद आपको खुशी हुई कि क्या हुई, कि हैरत में पड़ गए क्या कुछ? उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा ध्यान देने लगे इन सब बातों पे, सोचने भी लगे, तो फिर हमें एक चीज़ गजब का चीज़ आया कि हमने अपने दादाजी को तो नहीं देखा है, लेकिन एक अक्स ऐसा लगा जैसे कि पहले भी पापा से हम लोग बात करते थे सब कुछ, लेकिन फिर वो एक अक्स हमको अचानक से पापा में नजर आने लगा। मतलब कि ऐसा हुआ कि कुछ भी ऐसा परेशानी भी होती है तो बताए या ना बताए, आप भावुक हो रहे हैं। हाँ, मतलब बताए या ना बताए, इनके बगल से सिर्फ गुजर भी जाएंगे तो एक ऊर्जा मिल जाती है। तो लगा कि जब पापा ऐसे है तो दादा और क्या हो। आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। दादा जी के हैसियत से आपने उनको जाना, एक स्वतंत्रता सेनानी के हैसियत से आप अपने दादाजी को कितना महसूस करते हैं, कितना जान पाए हैं? क्या कुछ कहानियां हैं आपकी स्मृति में? दादाजी के बारे में तो जो कुछ भी है तो पढ़ कर के ही है ऐसे, या फिर इधर के हाल के वर्षों में, चूँकि पापा यहाँ रहते नहीं थे, पापा बाहर में ही रहते थे, तो हम लोगों से पापा का बहुत कम कांटेक्ट हो पाता था। जब कभी आते थे पापा तभी, लेकिन इधर हाल के कुछ सालों में पापा से काफ़ी जानकारी मिली, आप लोग से काफ़ी जानकारी मिली, और भी लोगों से। तो फिर वो एक नज़रिया फिर हमें देखने का दादाजी को वो एक चेंज हुआ। कल का दौर कुछ और था, 15 अगस्त 1947 का दौर, उससे पहले का दौर कुछ अलग था। वो संदर्भ रहा परतंत्रता का, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, जो आज के परिवेश में, आज के दृष्टिकोण से, आज की पीढ़ियों के हिसाब से, जो बाबा आपके जो दादाजी हैं उस दरमियान जो आपने महसूस किया पढ़ने के उपरांत, आज इस राजनीतिक परिवेश में उनके क्रियाकलापों को कैसे आप पिरो पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, कैसे महसूस कर पाते हैं? क्या कुछ मार्गदर्शन मिलता है उनका आज के संदर्भों में? देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि दादाजी का क्या सोच करके उस वक्त किया गया था, जो भी हो दादाजी हों, जो भी फ्रीडम फाइटर हों, जो भी इस टाइप के लोग हों, क्या सोच करके किए थे, कैसे
वो तो बहुत ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना जरूर जानते हैं कि जो भी उनकी सोच थी, ठीक है ना, वैसे ही सोच आज के लोगों को, किसी भी बच्चे हो बड़े हो, सोच तो सोच होता है, वो सोच अपनाना ही चाहिए। और हमको लग रहा है कि थोड़ा अभी भारत को, चूँकि ग्लोबलाइजेशन का भी ज़माना है, तो थोड़ा सा होता है, चूँकि अभी इंडिया में पर भी असर पड़ रहा है दूसरे देशों का, मैंने हर कंट्री का दूसरे कंट्री पर असर पड़ता ही है, तो वो थोड़ा एक जगह पर सम्मिलित होने में थोड़ा समय लगेगा अभी। क्या आप जानते हैं कि आपके दादाजी एक जो रूप था उनका, जो क्रियाकलाप थे, उनसे हमारा आज का समाज मार्गदर्शन पा सकता है? जरूर पाएगा, लेकिन इसमें सरकार को पहल करनी होगी, जैसा कि अमृत महोत्सव किया 75वें साल में, तो वैसे संविधान का भी, कि संविधान क्या है, कैसे है, जिसके अति बल पर आज पूरा भारत चल रहा है, तो ये सब को थोड़े ब्रॉड अति में करना ही होगा। जी, हम लोग को अपनी दादी से काफी लगाव था। अच्छा, ये जो कि हमारी दादी से हम देखेंगे, उस दादी से काफी लगाव था। क्या दादी का क्या नाम था? सुमित्रा देवी। तो हम लोग का काम था कि पहले पलंग तो नहीं था, हम भी देखे हैं, तो जमीन में ही सोते थे स्कूल से आने के बाद। तो दादी का सिर्फ ये था कि शाम में हम लोग जब शाम में 4 बजे उठते थे, तो वो सत्तू या पानी में मिर्चा और भात करके शाम में हम लोग के लिए, हमारी दादी सत्तू बहुत अच्छा सानती थी। अच्छा, तो हम लोग उन्हीं के हाथ का सत्तू हमेशा खाते थे। बहुत ही अहम प्रश्न चलते चलते, हमें क्या संदेश देना चाहेंगे यदि हम आपके पिताजी को स्मरण करें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में? तो ये पीढ़ी को दिक्कत तो बहुत सारी चीज़ को उठाना पड़ेगा, और उठा रहा भी है, और उसमें सफलता भी मिल रहा है। आजकल तो मोबाइल वगैरह का जो हो गया है ना, इसमें इन लोग बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ की जानकारी भी हुई है। पहले इतना साधन नहीं था, तो हम निराश नहीं हैं, आगे वाली पीढ़ी बनाएगी रास्ता ज़रूर, इतना तो हमको जरूर है। और ये जो अमृत महोत्सव है, या संविधान के बारे में जानने के लिए जो अभी हाल में हुआ था, डिप्टी कमिश्नर वगैरह किए थे, उसमें हमको भी बुलाए हुए थे। तो ये सब चीज़ एक आगे बढ़ने का रास्ता ही है। ये अमृत महोत्सव भी जो है, सो कोई महोत्सव का वैसा नहीं है। आप जानिए कि क्या चीज़ हुआ था, क्या चीज़ नहीं हुआ था, प्रजातंत्र को कैसे बचाए, क्या क्या उसमें तकलीफ भी हुआ, लेकिन कांटा आया, लेकिन कांटा को हटा करके फूल बना करके ही आ गई। और उम्मीद कर रहे हैं, ना उम्मीद नहीं है, अभी के टाइम के लोग, अभी के टाइम के लड़कन सब भी आगे ज़रूर कुछ करेंगे देश के लिए, सबसे बड़ा देश के लिए, इसके बाद परिवार, इसके बाद समाज, इसके बाद फिर परिवार सबसे आखिर में आता है, ताकि परिवार ही जड़ है। दर्शकों, नाउम्मीदी नहीं है, उम्मीद की रोशनी अभी बाकी है। नई सुबह की नई किरणों में दीर्घ सोच की गहराइयों में उतरना अभी बाकी है, और कुछ पाना, कुछ मोतियों को चुगना अभी बाकी है। बहुत सारे संदर्भों को स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसको आज रोल प्ले में ला सकते हैं, और ये होना भी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। क्लाउड वेव इंडिया में आप बहुमूल्य समय दिए, और उस महान विभूति, उस महान आत्मा के बारे में ढेर सारी चर्चा हुई, और हम भी आह्लादित हैं। आपने उन संदर्भों का जिक्र किया, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके भूले पिछड़े यादों को आपने हमारे जहन में डालने का प्रयास किया, हमारे दर्शकों को साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं कहूँगा कि चीज़ें सारी बहुत छोटी सीमित थी, उस समय साधन भी नहीं था, और हम लोग भी कुछ निराश हो गए थे। लेकिन आप पता नहीं कैसे आपको भीतर से ज्ञान हुआ, या जो कोई भी हो, सच्चाई है, उसकी खुशबू तो मिटा नहीं सकते हैं। आप यहाँ आए और दूसरे बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरीक़ा का चीज़ बतलाएंगे। देश में ज़रूर
अच्छा चीज़ निकलेगा इससे, ये तय बात है, ये तय बात है। आखिरकार आपको तो हम नहीं बुलाए हुए थे, लेकिन आप आए, पता नहीं भीतर से कोई शक्ति मिली होगी आप सबों को भीतर से शक्ति मिली होगी कहीं ना कहीं, भले ही छोटा था, लेकिन आपके रूप को बाहर में बहुत लोग सुनेंगे और उससे फ़ायदा निश्चित उठाएंगे और सही रास्ता पर जाएंगे। गलत रास्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। दर्शकों, क्लाउड वेव इंडिया का यह सार्थक प्रयास रहेगा कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आपको उन चीज़ों से परिचित कराया जाए जो बहुत ही अहम है, जो मार्गदर्शन कर सकती हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए प्रणम्य हैं। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आप लोग आए इसके लिए भाई, तकलीफ तो आप लोग नहीं किए, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं और भीतर से कोई न कोई बोल रहा है जिसके वजह से आप लोग आए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउड वेव चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम साझा करेंगे उन महान वीर क्रांतिकारियों की जीवनी जिनके संघर्ष की कहानी नहीं है किसी की जुबानी, और देश भर में उन वीर सपूतों की बलिदानी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करेंगे और जन जन तक उनकी कहानी पहुंचाएंगे। जय हिंद।